हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ओड टू ऑटम, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर को। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये जो पोएम है आपको 3 स्टेंजा में मेंशन है और एक स्टेंजा में 11 लाइंस हैं। और सबसे बड़ी बात है इस पोएम में मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे चीजों को समावेशन है इस पोएम में। तो ये काफी खूबसूरत पोएम होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और जो भी छात्र अगले ईयर यानी नेक्स्ट ईयर 12th का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस सारे स्ट्रीम वाले के लिए, और ये 100 मार्क्स का पोएम होती है। 100 मार्क्स का जो होता है इंग्लिश एग्जाम, उसका में ये पोएम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कंप्लीट में समरी और ऑथर के बारे में डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिन्हें पेंडेमिक की वजह से उनकी क्लासेस छूट गई हैं या फिर क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन्हें हेल्प करना चाह रहा हूं। तो आप उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा ओड टू ऑटम रिटन बाय जॉन किट्स के बारे में। जो इंटरमीडिएट 10+2 के एग्जाम जो देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये तीनों स्ट्रीम वाले के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप रेनबो बुक के पोएम नंबर 4 सेक्शन को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस पोएम को आप ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को जॉन किट्स के बारे में बताऊंगा और इसी में ही आपको पोएम के समरी, थीम, इस सारे को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। और जॉन किट्स जो थे, इन्हें रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी बन सकता है यहाँ से कि रोमांटिक पोएट किसे कहा जाता है, तो जॉन किट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो सारे चीजों को हम बताते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज, ठीक है, मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों करवा दूंगा, आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो। और मेरे चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना और इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं जॉन किट्स के बारे में, ठीक है। तो जॉन किट्स जो थे, जिनका जो जन्म हुआ था, सबसे पहले जॉन किट्स जो थे, इनका कब सबसे दुख भरी बात यह है कि जॉन किट्स 25 ईयर्स में इनकी देहांत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को मूनफील्ड, लंदन, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है, मैंने आपको बताया। जो जॉन किट्स जो थे, ये अंग्रेजी के एक महानतम प्रेम प्रसंग युक्त कविताओं के कवि थे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि काफी रोमांटिक पोएट लिखते थे इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर के, इसीलिए इन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो वर्क जो था, कह सकते हैं कि रोमांटिक पोएट के लिए, सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट के लिए जाना जाता है। इनका जो हैविंग बीन पब्लिशन फॉर ओनली 4 years ऑफ हिज डेथ, है ना। तो डेथ के 4 साल के बाद इनके किए हुए जो राइटिंग था वो पब्लिश्ड हुआ था। दूसरी बात तो यहाँ पर है कि उनका जन्म जो है मूनफील्ड, मैंने बता दिया। सेकेंड, जो इनका जो पढ़ाई था एनफील्ड के क्लार्क्स स्कूल में पूरी हुई, जिनका गहरा रुझान क्रिकेट तथा बॉक्सिंग से था। क्लार्क्स स्कूल में इनकी स्टडी हुई थी और क्रिकेट और बॉक्सिंग में काफी इंटरेस्ट रखते थे, है ना। ये मतलब उसके बाद स्पेंसर फेरी क्वीन के जान पहचान के बाद उनके कवि बनने का ख्वाहिश में और भी बेहद कह सकते हैं कि जो वेरोशियस
जो होता है, मतलब ग्रीडनेस, हंगरनेस, ये बढ़ोतरी हुई। ठीक है, उनका जो पहली कविता था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर बोल सकते हैं, जो 1840 में प्रकाशित हुई, तथा उनकी पहली कविता का किताब जो था 1840 में प्रकाशित, जो उसकी पहली कविता का किताब जिसका शीर्षक था पोएम्स, जो 1817 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और कह सकते हैं कि इनका जो कविता इंडेमियोन जो था आपका, इंडेमियोन है ना, इंडेमियोन भी जो था कवि वर्ड्सवर्थ ने भी इनको इंडेमियोन जो इनकी पोएम थी वो वर्ड्सवर्थ ने इनको प्रशंसा की थी। ये कविता लगभग 1818 में पब्लिश्ड हुई थी। इनका ओड का मतलब होता है आपका कसीदा होता है या प्रेयर होता है। ठीक है, ओड ऑन इंडोलेंस, ऑन ग्रेशियस ऑन या साइकी, टू नाइटिंगेल ऑन मलंकोली तथा ओड टू ऑटम ने उन्हें अंग्रेजी भाषा के महान कवि के श्रेणी में क्या कर दिया, डाल दिया। बहुत मतलब फेमस हुआ। इनकी जो मृत्यु 25 साल की उम्र में है ना, ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी के से कारण हो गई थी। इनका जो मृत्यु हुई थी ये आपका 23 फरवरी 1821 को रोम पैपल स्टेट्स में, इटली में जो है वहां हो गया था। ठीक है, और ये जो लामिया जो था और हाइपोरियन ये भी काफी फेमस हुआ। ठीक है, इतने कम एज में, कह सकते हैं इतनी छोटी सी जो एज था, ड्यूरेशन था 25 साल का, इन्होंने इतनी श्रेष्ठ मतलब महानता की जो प्राप्ति की शायद कोई ही पोएट प्राप्त किया हो। इनकी कविता में ब्यूटीनेस शो करता है, मतलब झलकता है, ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ ऑटम, स्वाभाविक सत्य, यादगार पलों की छाप छोड़ती हुई उनकी ये कविता ओड टू ऑटम में प्राकृतिक सौंदर्य। और इस कविता को जो हम डिस्कस करेंगे आज, इसमें भी प्राकृतिक जो ब्यूटीनेस होता है, नेचर ब्यूटी जो होती है, उसको ब्यूटी इन नेचर जो होती है उसको एक्सप्लेन करने की बात कहने की जॉन किट्स ने कहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, समरी स्टार्ट करते हैं कि समरी क्या है। तो हम इसको पहले समरी जो लिखे हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लाइन बाय लाइन क्लियर कर देंगे। इन दिस ओड किट्स एड्रेसिंग ऑटम, ये जो पोएम है, ऑटम जो होता है, जो एक प्रकार का, जो मतलब एक प्रकार नहीं, जो बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ आप देखते हो विंटर, रेनी सीजन है ना, समर सीजन, तो ये ऑटम सीजन है। इस सीजन को शो करा ऑटम, जो इंग्लैंड में सितंबर से नवंबर के बीच में होती है। ठीक है, डिस्क्राइब एबंडेंस, प्लेंटी जो होता है भरा पूरा, इंटीमेसी विथ द सन। इंटीमेसी का मतलब आप यहाँ पर जानेंगे कि क्लोजनेस से आपको बता दे, है ना। विथ होम ऑटम राइपेंस फ्रूट, तो इस सीजन में क्या होता है, अंगूर, बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं मतलब पक जाते हैं, घने लदे रहते हैं अपने वृक्ष में, ये सारे चीजें बताया गया है इस पोएम में। मैं आपको बता दूं और भी कि इसमें रिटेन जो किया गया है जब, तो ये ऑटम के काफी ब्यूटीनेस को शो किया गया, और जो हमारा अर्थ होता है ये ब्यूटी के लिए जाना जाता है, ऐसा भी इसमें बताया गया है। और जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम का, ऐसे जनरली जो ओड लिखे जाते हैं ना, वो ए बी सी डी ई के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जो ये पोएम है उसको ए बी सी डी ई के फॉर्म में लिखा गया है। आपको मैं भी ये भी बता दूं कि आपका 3 स्टेंजा इस ओड, मतलब ओड टू ऑटम में 3 स्टेंजा है, और ईच स्टेंजा हैज 11 लाइन्स। ओके, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई सी डी डी। ओके, स्पीकर जो डिस्क्राइब करते हैं वो पूरी मतलब ऑटम की चित्र को प्रकट करते हैं, शो करते हैं। एक फीमेल गॉडेस के रूप में
है ना, फीमेल गॉडेस के रूप में क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं खूबसूरती को। यहाँ पर स्पीकर का कहना है, बताते हैं आगे कि ऑटम जो है इट्स नॉट अ वंडर, ये वंडर नहीं है वेयर जहां पर सॉन्ग स्प्रिंग हैव गॉन, आएगा और चला जाएगा, लेकिन इंस्टेड टू लिसन टू हर ओन म्यूजिक, अपना खुद अंतरात्मा की म्यूजिक की बात, मतलब जो खूबसूरती की बात कही गई है। द पोएम हैज 3 लाइन्स, डिस्कस मैंने किया। द इमेजरी ऑफ रिचली अचीव्ड थ्रू पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम का मतलब होता है अवतार, है ना। एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस ब्यूटी साइट एंड साउंड, ये जो चिड़िया जब मान लेते फल लदे होते हैं तो जितने भी ये आपको बोल सकते हैं बटरफ्लाई हो गया, है ना, बीज हो गए, बुजिंग की आवाज आती है तो उनकी स्वीटनेस साउंड जो होता है हमारे कानों को काफी अच्छा फील होती है। साइट देखने का जो दृश्य होता है ऑटम में, जो सारे पौधे फूल ब्लॉसम हो जाता है, खिल जाता है, और पेड़ में जो फ्रूट्स लदे होते हैं जो खूबसूरती को बढ़ा देती है। He shown his work as being like that in his painting. The work has been interpreted as a mediation on death, as an allegory. ठीक है, एलिगरी का मतलब होता है आपका आर्टिस्ट, एलिगरी ऑफ आर्टिस्ट क्रिएशन, वन ऑफ द मोस्ट एंथोलाइज्ड इंग्लिश लिरिक पोएम, कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट एंथोलाइज्ड इंग्लिश लिरिक, है ना, पोएम, lyric poems, To Autumn has been regarded by critics as one of the most perfect short poem in the English language. We can say that anthropologized means संकलित। ओके, नेक्स्ट इसका थीम हम लोग देख लेते हैं कि थीम क्या कह रहा है। थीम बोल रहा है कि टू ऑटम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कीट ओड्स। तो कीट्स का जो ओड है, ओड का मैंने बताया प्रेयर, स्रोत, है ना, तो उसमें से टू ऑटम, है ना, काफी फेमस है ना। ओड टू ऑटम इज अ फेमस किड्स ओड्स। देयर आर नथिंग कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लेक्स इन दिस ओड, कोई कंफ्यूजिंग, एकदम सिंपल में आसानी से हम लोग जानते हैं उस चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। खूबसूरती को, पृथ्वी की खूबसूरती को एक्सप्लेन किया गया है। हमारा जीवन भी उसी तरीके से होना चाहिए। द सीजन ऑफ ऑटम विथ इट्स फ्रूटफुलनेस, इट्स फ्लावर and the song of its swallow gathering for migration. The extraordinary achievement of this poem lies in its ability to suggest, explore, and develop a rich, abundant theme without ever ruffling its calm, gentle. आपको ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ, आपको क्या होगा कि एग्जाम में ये समरी थीम आएगा। ठीक है, तो आप इस समरी और थीम को, मेरे वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस पोएम में क्रिएशन ऑफ इच पिक्चर एज अ काइंड ऑफ सेल्फ हार्वेस्टिंग, पेन हार्वेस्टेड, द ब्रेन एंड बुक्स आर फिल्ड विद द रिजल्टिंग ग्रेन। इस सारे पॉइंट को, हार्वेस्ट फसल, ग्रेन पका हुआ फल, पूरा लैंड एकदम फसल से लहलहाता हुआ, इस सारे चीजें को इसमें एनालाइज क्या हो सकता है कि इस पोएम से, इन दिस पोएम किट डिस्क्राइब द सीजन, है ना, सीजन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। द ओड इज एड्रेस, सीजन को एड्रेस करता है। द सीजन फ्रूट्स राइपेंड ऑन द कोलाबोरेशन विद द सन, सन के नजदीक आके फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स उसको क्या करता है, अपनी गर्मी से पकाता है। उन दोनों में जो कोलाबोरेशन है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो देखने बनता है। ऑटम लोड्स द वेन एंड ग्रेप, ऑटम जो है, ऑटम में जो अंगूर की जो अंगूर होती है वो मतलब रस से भर जाता है, लद जाता है, उनके जो लतरे होते हैं। देयर आर एप्पल ट्री नियर द मोस्ट ग्रोथ कॉटेज मींस कुटिया। आप देखेंगे इस टाइप का जो घर होती है ना, इस टाइप से जो घर होती है ना, तो इस पर लतरे वगैरह जो लद जाते हैं, ये खूबसूरती को शो किया गया है। To autumn express season, but it draw no lesion, no ever comparison with human life. है ना, Keats' strength is ability to beauty of the present moment to complete into his heart, that it became an eternal possession for him. The poetry of the earth is never dead.
kit sense of the wholeness of life is nowhere communicated so richly or with such concentrations as in this ode. तो हम देखते हैं, पोएम को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा को हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा में बोला गया है सीजन ऑफ मिस्ट, मेलो, फ्रूटफुलनेस. तो स्टार्ट करते हैं. Season of mist and yellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and blaze with fruit the veins that surround the thatch apes run, to bind with apples the most cottage tree and fill all fruit with ripens to the core, to swell the gourd and plump the hazel sails with a wheat kernel, to sit budding more, and still more latter flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy sails. तो पहले इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. आप देखोगे यहाँ फ्रूटफुलनेस आया है, फिर यहाँ पर आया है ब्लेस यानी इलनेस, ब्लेस यानी इसको ए मान लो, इसको ए मान लो. ठीक है, उसके बाद देखो सन रन, इसे बी मान लो, इसे बी मान लो. ठीक है, फिर उसके बाद देखो चेंज हो रहा है, ट्रीज है ना, ट्रीज आ रहा है. फिर यहाँ पर देखो कोर, सी को एंड डी है ना. उसके बाद सेल्स, ये तीन अलग है, सी डी ई आ गया. ठीक है, सी डी ई. फिर देखोगे आप डी कोर मोर, तो ये डी हो गया है ना, डी हो गया. फिर बीज आ गया यानी सी ट्रीज बीज, तो इसको क्या मानेंगे, सी मानेंगे. उसी तरह ई वाले देखेंगे. फिर देखो यहाँ पर सीज, यहाँ पर ट्रीज आया था, फिर बीज आ गया तो इसको भी सी, तो फिर यहाँ सीज मान लिया तो सीज हो गया सी. अब देखो सेल्स, सेल्स, तो इसको क्या मानोगे आप, ई. वी कैन सी डैट इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी डी ई, एक हो गया. फिर उसके बाद डी सी ई, यानी 11 लाइन में ये आपका राइमिंग स्कीम. बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको राइमिंग स्कीम पूछा जाता है. राइमिंग स्कीम जो होता है, जो टोन एक जैसा सिमिलैरिटी निकलती है, उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम. अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है. सीजन, ये 3 लाइन को पहले हम समझते हैं, ये वाला 3 लाइन को. ठीक है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटलेस, क्लोज ब्लोसम फ्रंट ऑफ द मैचुरिंग सन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड. मतलब जो कह रहा है, जो सीजन है, ऑटम का जो सीजन है, उसमें बोल रहा है पोएट कि इस सीजन में जो मतलब फूल या फ्रूट जो लगते हैं ना, सूर्य की गर्मी से काफी खूबसूरत हो जाते हैं. जो यहाँ पर मिस्ट जो वर्ड आया है, ये धुंध कोहरा से, और ये मेलो जो वर्ड आया है, ये रसदार फलों से. ठीक है, मेलो का मतलब रसदार फल होता है. और क्लोज बोसम फ्रेंड जो आया है, ये सहायक, मतलब जो फ्रेंड होते हैं, घनिष्ठ फ्रेंड होते हैं, उसको क्लोज बोसम फ्रेंड एक साथ है ना, जिगरी दोस्त है ना. किससे जिगरी दोस्त बोला गया, सन को जिगरी दोस्त. सन जो करता है, ये फ्रूट्स पर पड़ते हैं, फ्रूट्स पर पड़ने के बाद वो क्या होता है, पक जाते हैं. तो इसमें पोएट ने कहा है कि ये जो मतलब धुंध भरी दिन में है ना, सूर्य और ये ऑटम सीजन में दोनों का साजिश है, और साजिश के वजह से ये दोनों की वजह से खूबसूरती और बढ़ जाती है ना. कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ द लोड एंड ब्लेस है ना. तो ये दोनों साजिश करके ये मतलब खूबसूरती को और परवाने चढ़ा देते हैं है ना. इस बसंत ऋतु को बोला गया है. अब नेक्स्ट लाइन को हम बात करते हैं. विथ फ्रूट द वाइन डेट राउंड द थच्ची एवास रन, टू विंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री. इसमें ये कहा गया है कि जो मतलब जो अंगूर की जो लतरियां होती है, वो उसमें ज्यादा लगे होते हैं, अंगूर लगे होते हैं. और ये यहाँ पर एक वर्ड आया है थैच इवास. थैच का मतलब होता है आपका जो झोपड़ियां जो मैंने बताया, उस पर लोग उसको घर को बचाने के लिए है ना, उस पर फल लगाने के लिए उसको लोग वेस्टर्न में ये सभी लंदन के लोगों लगाते हैं. दूसरा एक वर्ड आया इवास, इसको मचान बोलते हैं, जिस पे हम देखेंगे लतरियां जो क्रीपर्स होते हैं, वो क्रीपर्स की जो
पौधे, उसको चढ़ाने के लिए, उस पर लगाने के लिए, जैसे कद्दू हो गया, है ना, ककम्बर्स हो गए, ये सारे को हम लोग एक सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए थच्ची इवास रन बोला गया है। जो लतरियां होते हैं अंगूर का, उस सहारे से घर पर चढ़ जाते हैं, जिससे के लगाने के पीछे दो रीजन है थैची का, एक घर को शोभा बढ़ाना और दूसरी फ्रूट्स को उगाना। टू बिल्ड एप्पल्स टू मोस्ट कॉटेज ट्री, है ना, यहाँ पर टू मोस्ट कॉटेज ट्री का मतलब जो झोपड़ियां, जो घरे, जो पेड़े जो होती है, आप देखेंगे एक्चुअली सबसे पहले ये मोस्ट ट्री जो बोला गया है कॉटेज ट्री, तो इसमें कीचड़ वाला जो मोस्ट कॉटेज ट्री का मतलब होता है यहाँ पर जो कीचड़ जैसे काई लगा टाइप का आप देखेंगे, ग्रीन ग्रीन जो पेड़ में लग जाते हैं, आप देखेंगे जहाँ पानी ज्यादा गिरती है ना, वहां पर आप हरा हरा टाइप का देखेंगे, कीचड़ टाइप का लग जाता है, तो पेड़ पर वहां लग जाती है। रीजन क्या है कि जो इंग्लैंड है ना, वो आइलैंड है, उसका जो ज्योग्राफिकल यानी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो काफी मॉइस्ट रहता है, जिसके वजह से वहां पर ये सारी चीजें लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद बात कही गई एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपेंस ऑफ द कोर टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम्प द हैजल सेल, है ना, विथ अ स्वीट कर्नल टू सीट बर्डिंग मोर। यहाँ पर बोला गया एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपेंस टू द कोर, जो सारे फल होते हैं ना, उसके अंदर जो मिठास भर जाते हैं, जो रस भर जाते हैं, उसकी जो मिठास होती है वो काफी अच्छा लगता है। टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम्प द हैजल सेल, तो स्वेल मतलब, स्वेल का मतलब होता है फूलना, यानी गार्ड कद्दू की बात कही गई है, कद्दू को जो बढ़ने, रस भरने से बढ़ जाता है। एंड प्लम्प, प्लम्प द हैजल सेल्स, करा, करा होना, अखरोट, ये सारे सेल्स का मतलब, सेल्स, सेल्स उसका जो होता है करा होना का छिलका, विथ अ स्वीट कर्नल, है ना, विथ अ स्वीट कर्नल, आप देखेंगे विथ अ स्वीट कर्नल टू सो बडिंग मोर, टू बडिंग मोर, कलियों का जो खिलना की बात हो रही है। एंड स्टिल मोर लिटिल फ्लावर फॉर द बीज, और भी खिलना, और जो इस सारे मिठास के वजह से, इस सारे स्वेलिंग के वजह से जो मधुमक्खिया का भुनभुनाना, है ना, तो मोर फ्लावर्स फॉर द बीज, इधर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को रस लेना, ये सारी चीजें जो होती है। उसके बाद बोला गया until they think warm days will never cease for summer has overbrimmed their clammy। यहाँ पर ये कहा गया they think, जब तक वे समझ न जाए कि गर्मियों के दिन कभी खत्म नहीं होते। किसके बारे में? बी के बारे में। for summer has overbrimmed, overbrimmed यहाँ पर एक जो वर्ड और जो ब्रिम्ड लिखा हुआ है ओवर ब्रिम्ड कंटक्शन है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओवर ब्रिम्ड, ओके, ब्रिम्ड, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ओवर ब्रिम्ड, ओके। देयर क्लैमी, क्लैमी सेल्स, गर्मियों के लिए लप लप शहद, उसके चिपचिपे छत, जैसे मधुमक्खियां जो होते हैं कि जो जहां बैठते हैं वो चप चप वो रस लेकर और वो बैठते हैं जहां पर वो पूरा चपचपी हो जाता है। आप सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं, आप इस लाइन को देख लेंगे, मैंने यहाँ पर इसको स्टेंजा बाई भी मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है, आप देख लेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लेना आप लोग। इसमें देखेंगे आप कि हु हैथ नॉट सीन द दी ऑफ्ट ओमिट द स्टोर समटाइम्स ओवर सिक्स अब्रॉड में फाइंड द सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी floor, the hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half rapid furrow sound, a sleep draws with the fume of poppies while they hook sphere the next sweat, and all its twin flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patience look Thou watchest the last oceans hours by hour। इसमें जो राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट है आपका ए है, उसके बाद फिर आपका बी है, फिर स्टोर फ्लोर ए हो जाएगा, फाइंड विंड बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी। उसके बाद देखेंगे अस्लिप सी हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे हुक डी हो जाएगा, फिर यहाँ पर फ्लावर्स आ जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कीप, तो कीप क्या हो जाएगा? सी। स्लीप कीप, तो ये दोनों सी सी हो जाएगा। फिर आप ब्रुक
हुक ब्रुक हो गया तो ये डी हो गया, फिर लुक तो डी हो जाएगा, और यहाँ देखोगे फ्लावर्स और आवर्स तो ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग राइमिंग स्कीम निकालेंगे। पहला लाइन को देखते हैं, हु हैज नॉट सीन द ऑफ एमिट द स्टोर। तो यहाँ पर हु हैज जो है रियोडिकल लाइन है, इसको किसी मतलब यहाँ पर रियोडिकल लाइन जो होती है ना, वहां से क्वेश्चंस तो मतलब पूछा जाता है, लेकिन आंसर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो यहाँ बोला गया हु हैज नॉट सीन, मतलब किसको, ऑटम सीजन को किसी ने नहीं देखा, है ना। TH पहले ये ओल्ड ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है THE। ऑफ्ट एमिड द स्टोर, है ना, यहाँ पर ऑफ्ट नहीं होगा, ऑफ होगा, OFF ऑफ होगा, एमिड द स्टोर। समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड। इस लाइन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा, तो इसका कोई आंसर के एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। तो इसी टाइप से इसमें भी कहा गया है कि ऑटम सीजन को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया दी सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रैनी फ्लोर, sometimes whoever seeks abroad may find the sitting careless on। यहाँ पर sometimes whoever कहने का मतलब किसान, फार्मर को बोला गया, सीक मतलब खोजने, अब्रॉड बोला गया है, अब्रॉड मतलब दूर कहीं, खलिहान खेत, नदी। सिटिंग केयरलेस बिना बेझिझक, कोई टेंशन का नहीं, केयरलेस हो कहाँ पर बैठा हो, खलिहान में बैठा हुआ है। ग्रीनरी फ्लोर, अनाज के ढेर का जो मैदान होता है वहां पर बैठा हुआ है। Next, the hair soft lifted by the winnowing wind or on a half-wrapped furrow sound asleep। अब यहाँ पर बोला गया कि जो तुम्हारा हेयर है, हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, यानी जो तुम्हारा केस है, किसान का जो बाल है, वो विनोइंग विंड से, जो पंखा, जो मतलब घास जो होती है, भूसी जो होती है, जो डस्ट होता है जो ग्रीनरी का, उससे अलग करते हैं हम लोग। जो उसको अलग करने के लिए जो विनोइंग विंड हवा चलाते हैं, उसका वो उससे उसका बाल उड़ रहा है। और एन हाफ ड्राउन्स विद द फ्यूम पॉपी, उसके बाद बोल रहा है हाफ रेपिड फॉरो साउंड अस्लीप। और तुम जो मतलब फसल जो आप काट रहे हो, जो फसल आपने काटा, आधा काट कर मतलब थक कर आप क्या करे, सो गए, साउंड अस्लीप। ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक, और उसकी जो खुशबू होती है, फ्यूम ऑफ पॉपीज, उसकी खुशबू जो सुगंध निकलती है, फसल की बात हो रही है यहाँ पर, उसकी सुगंध से बेहाताशा आप सो गए थक कर। उसके बाद बोलता है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर। तो स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ का मतलब है नेक्स्ट लाइन को छोड़कर, एंड ट्विन फ्लावर, सारे फ्लावर्स को छोड़ करके, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट। यहाँ पास बोला गया अब समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, ग्लीनर यहाँ पर सेंस बोला गया कि जब फसल काटने के बाद जो चीज उस फसल को, ग्रेन को गैदर करना, जो गैदर करने वाले जो लोग होते हैं उसको ही ग्लीनर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि स्टडी द लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक और बाय अ साइबर प्रेस विद पेशेंट लुक द वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स। यहाँ पर कह रहा है कि जो आप जो फसल काट ली उसको सर पर लेकर आगे जाते हो, उस जगह पर ले जाते हो जहां इसको रखना है, किसको पार करते हो, ब्रूक, ब्रूक मतलब जो नदियां, मतलब पानी का जो ढेरे लगे होते हैं रास्ते में, उसको बोला गया, उसको पार करते हुए। और साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, धैर्य से वो सारे चीजों को देखते रहते हो। तुम वैसे किसान की तरह देखते हो जैसे तुम जो अंगूर, यहाँ अंगूर की खेती की बात हो रही है, अंगूर की खेती जो करते हो, जब तक उस मशीन में आप डालते हो या फिर उसको, उसकी रंग जो रस होता है, उजिंग मतलब टपकना, जो रस होता है, लास्ट रस जब तक टपक ना जाए तब तक आप उसको निकालते रहते हो। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है इस स्टेंजा में। ठीक है, आप इसे देख लेना, सेकंड स्टेंजा में मैंने इसको बता भी दिया लाइन बाय लाइन करके, और इसको लिख भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है वेयर आर द, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो इसलिए मैं इसको थोड़ा क्लियरली कर लेता हूँ। कैन नैप द फील्ड वॉक अक्रॉस द ब्रूक एंड वॉच द मेकिंग ऑफ साइडर। तो आप देख लेना इसको, यहाँ पर पोएम लिखा हुआ है वेयर द, इसमें भी राइमिंग स्कीम जो है आपका, वो यहाँ राइमिंग स्कीम निकल कर दे डे, तो इसको ए मान लेंगे, टू हु बी एंड बी हो गया ये। उसके बाद मॉड सी हो गया, फिर उसके बाद अलॉप डी हो गया, डाई ई हो गया। ठीक है, मॉड
बॉर्न, तो ये भी सी हो जाएगा। अब देखो ना यहाँ पर सॉफ्ट आया, तो सॉफ्ट क्या हो जाएगा, डी, अलॉफ्ट सॉफ्ट। फिर उसके बाद क्रॉप्ड आ गया यानी फिर डी। और यहाँ पर देखोगे स्काइज, स्काई, अब ई देखो डाइज और स्काइज दोनों, तो ये राइमिंग स्कीम हो गया। ठीक है, इसको देख ले। इस स्टेंजा में कह रहा है कि पोएट की द स्पीकर नोट डाउन द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग इज अ डिस्टेंट मेमोरी बट दैट ऑटम म्यूजिक इज प्रीटी कूल। दिस म्यूजिक इंक्लूड image of cloud and harvest field at sunset, gnats flying around a river, lambs bleating, cricket singing, and birds whistling and twittering. All of the sight and sounds produce a veritable symphony of beauty. यहाँ पर लाइन बहुत खूबसूरत कही गई, वेयर आर द सॉन्ग स्प्रिंग एज दे आर दे थिंक नॉट टू देम दाउ हैस्ट दे म्यूजिक। यहाँ पर बोला गया पोएट कि आप कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि दूसरे के पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास वो चीज नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज बोला गया है, वे आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का वो सॉन्ग कहाँ है, अरे दे आर दे थिंक डैट, तुम सोचो तुम्हारे पास भी वो म्यूजिक है, तुम्हारे पास जो चीज है उस चीज में खुश रहना सीखो। ये भी चीज कहा गया है कि हमारे पास जो टैलेंट है उसका यूज करें, सामने वाले के पास क्या है नहीं है उसका मायने आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके पास जो टैलेंट है उसी को क्या करना है, आपको आपका काम आएगा, आपको वो चीजें हेल्प करेगी। ठीक है, सारे चीजों। यहाँ पर ये वाइल द वेट क्लाउड ब्लूमी द सॉफ्ट डाइंग डे, जो क्लाउड में जो ब्लूमी होती है ना, मतलब जो लालिमा या फिर जो वाइट वाइट टाइप का होता है, वो धीरे धीरे जब खत्म होती है, जब दिन समाप्त होने की होती है, एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी हू, तो वो अपने लालिमा से फसल को टच करते हैं, है ना। सन की जो किरणें होती है वो सारे क्लाउडी को टच करते हुए फसल को टच करती है। ठीक है, देन इन अ विंडफुल choir of small grand morn among the river swallow born aloft, जब दिन ढल जाता है तो शाम के समय में जो टिड्डियां होती है, जो छोटे छोटे कीड़ा होते हैं, है ना, वो सारे चीजों को मतलब क्वायर ऑफ स्मॉल ग्रैंड्स मॉर्न, बिलाप करते, मॉर्न मतलब बिलाप, क्वायर मतलब जो मंडली होती है, आप बोल सकते हो जो संगीत का जो मंडली होता है उसको बोला गया है। अमंग द रिवर स्वेलो बॉर्न अलॉफ्ट, नदी के किनारे पेड़ों के साथ फूलों के साथ भुनभुनाते हैं, उड़ते हैं फितिंगियां, है ना, सारे चीजों को बिलाप करते हैं, गाते हैं। यहाँ पर बोला गया श्रिंकिंग एज द लाइट विंड हो गया, एंड अ फुल ग्रोन लैम्प अलाउंड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉन्ड, जो हवाएं होती है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कम बेशी होते चलते रहती है। हिज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ अ ट्रेवल सॉफ्ट, जो क्रिकेट होती है, जो मेमने होते हैं वो बड़े हो गए हैं, और वो जो क्रिकेट होती है वो गा रही है, वो ट्रिवल सॉफ्ट। ओके, द रेड बीस्ट विस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप्ड एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई। तो यही सब गैदरिंग स्वेलो, ट्विटर, ट्विटर मीन्स होता है ट्वीट करना, गुनगुनाना, है ना, विस्टर सिटी बजाना, ये सारे जो कीड़ा मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, भुनभुनाते हैं, जब रात को समय दिन पूरी गुजर जाती है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर, तो पहला जो लाइन इस लाइन में आप देखोगे सेकेंड स्टेंजा में, तो इसमें आपका सिमिली का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें सिमिली का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा था यहाँ पर कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, पर्सोनिफाई, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बोलेगा कि कौन सा इसमें चीजें को यूज का, पर्सोनिफाई, सिमिली, मेटाफॉर वगैरह इस पोएम में यूज किया गया, आपको दिख जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर